हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। एवरीवन, हम लोगों ने मिडिवल हिस्ट्री के 25 तक के क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। अब इसके आगे देखते हैं 26 से क्वेश्चनों को शुरुआत करते हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 26 है कि गुलाम वंश जो है, तो गुलाम वंश के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने, कुतुबी इल्तुतमिश ने शमसी और बलबन ने बलबनी शासक की नींव रखी। तो देखिए गुलाम वंश में सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि अलग अलग शासकों ने अलग अलग जो वंश है उसकी स्थापना की। जो कुतुबुद्दीन ऐबक था उसने कुतुबी नाम से शासन किया, इल्तुतमिश जिसे शमसी कहा जाता था, और बलबन ने बलबनी शासन की नींव रखी। तो इन्होंने अलग अलग शासन की नींव रखी, जो शासन करते थे उन्हीं का नाम अलग अलग नाम था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, गुलाम वंश को और किन नामों से जाना जाता है। तो देखिए गुलाम वंश के नाम को लेकर जो हिस्ट्री के विद्वान हैं उनमें बहुत ज़्यादा विवाद है। कुछ लोग इसे इलवरी वंश कहते हैं, कुछ लोग मामुल्क वंश कहते हैं, कुछ लोग दास वंश कहते हैं। लेकिन इनके लिए सबसे अच्छा जो वर्ड बोला जाता है वो इलवरी वंश बोला जाता है। इलवरी तुर्क जो होते हैं वो कहा जाता है। सिक्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 नंबर, दिल्ली का पहला तुर्क शासक किसे माना जाता है। तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो पहला तुर्क शासक था, और ये कब बना था, ये 1206 ईस्वी में गद्दी पे बैठा था, और 1210 ईस्वी में इसकी डेथ हो गई थी। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका, किसकी मृत्यु के बाद कुतुबुद्दीन ऐबक ने स्वयं को लाहौर का स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया था। तो देखिए जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो मोहम्मद गौरी के गुलाम था, और मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो गई थी 1206 में। तो उसके बाद उसने अपने आप को स्वतंत्र शासक घोषित कर लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस सेनापति की मदद से कुतुबुद्दीन ने बंगाल को अपने अधीन किया था। तो देखिए इसका एक बहुत खास सेनापति था, कैमाज रूमी। इसी ने बंगाल को जीतकर जो दिल्ली सल्तनत है उस समय उसमें मिला दिया था, और उस समय शासक था कुतुबुद्दीन ऐबक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने बंगाल का सूबेदार किसे नियुक्त किया था। तो उस समय एक कह सकते हैं कि सूबेदार था जिसका नाम था अली मर्दन खां, उसको उसने बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक को उसकी उदारता की वजह से क्या कहा जाता है। तो देखिए जो कुतुबुद्दीन ऐबक था वो लाखों का दान करता था, लाखों रुपए का दान करता था हमेशा, इसीलिए उसे लाख बख्श की संज्ञा दी जाती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कुतुब मीनार किसने बनवाया था। देखिए कुतुब मीनार की जो स्थापना की थी वो कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी। कहा जाता है कि बख्तियार एक संत था, उसके याद में इसने कुतुब मीनार की नींव रखी थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि कुतुब मीनार की ऊंचाई कितनी है। तो कुतुब मीनार जो है उसकी लगभग ऊंचाई 234 फीट है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं कि दिल्ली में कुतुब-उल-इस्लाम मस्जिद और अजमेर में 2.5 दिन का झोपड़ा किसने बनवाया था। तो ये देखिए ये तीन चीज़ें, कुतुब मीनार, 2.5 दिन का झोपड़ा और कुतुब-उल-इस्लाम मस्जिद का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने ही कराया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं कि कुतुबुद्दीन ऐबक का मकबरा कहाँ पे स्थित है। तो देखिए कुतुबुद्दीन ऐबक जो था वो लाहौर में ही शासन किया हमेशा, अपने जो राजधानी था उसने लाहौर को बनाई, और उसका जो मकबरा है वो लाहौर में ही स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद किसे दिल्ली का शासक बनाया गया। तो देखिए जो कुतुबुद्दीन ऐबक था जब मरा तो उसका एक कह सकते हैं बेटा था आराम सा, उसे गद्दी पे बैठा दिया गया। लेकिन जो दिल्ली के जो अमीर थे, कह सकते हैं जो बहुत बड़े आदमी थे, उन्होंने इल्तुतमिश को गद्दी पे बैठाया, और आराम सा और इल्तुतमिश के बीच एक युद्ध हुआ जिसमें इल्तुतमिश जीत गया, और वह कुतुबुद्दीन ऐबक के बाद शासक हुआ था। कुछ दिनों के लिए आराम सा गद्दी पे बैठा था, लेकिन उसे इल्तुतमिश ने भगा दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इल्तुतमिश को किसने शासक बनाया था। तो अभी हमने बताया था कि दिल्ली के जो अमीर थे, अमीर वर्ग था, उसने ही इल्तुतमिश को शासक बनाया था। उसने कहा था दिल्ली के जो अमीर थे कि तुम गद्दी बैठो, आराम सा उस लायक नहीं है, और उसको भगा दिया गया था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, तुर्कान चहलगानी क्या है। देखिए जब इल्तुतमिश गद्दी पे बैठा ना, तो उसके सामने एक सबसे बड़ा दिक्कत था कि वो अपने सत्ता को कैसे काबिज करे, कि मतलब हमेशा के लिए सत्ता बनी रहे। तो उसने जो बहुत अच्छे सरदार थे, जो अच्छे लेवल के सरदार थे, उसमें कई योद्धा थे, या कह सकते हैं कि जो वॉर भी कर सकते हैं, या अमीर वर्ग में सत्ता को हस्तांतरण भी कर सकते हैं, या बहुत जो नज़दीकी हैं उनको 40 लोगों को मिला के एक ग्रुप बनाया जिसे तुर्कान चहलगानी कहा जाता है, और इसे चालीसा भी कहा जाता है। तो इसका निर्माण इल्तुतमिश ने कराया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है इल्तुतमिश के शासन में किसने पश्चिम उत्तर भारत पर आक्रमण किया। तो देखिए एक शासक था, मंगोल शासक था चंगेज का, उसने आक्रमण किया था पश्चिमी उत्तर भारत पे, और वहाँ से एक शासक भाग के आया था जिसे इल्तुतमिश ने शरण देने से मना कर दिया, इसीलिए चंगेज खां भारत पे आक्रमण नहीं किया और वो वापस लौट गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि इल्तुतमिश ने किसे बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। तो इल्तुतमिश ने बंगाल का जो गवर्नर था उसका नाम था हुसामुद्दीन को नियुक्त किया था बंगाल का गवर्नर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसने उज्जैन पर आक्रमण कर महाकाल का मंदिर लूटा था। तो इल्तुतमिश ने ही वह शासक था जो 1234-35 के आसपास बंगाल उज्जैन है वहाँ पे जो महाकाल का मंदिर है उसको लूटा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इल्तुतमिश ने कौन सी व्यवस्था लागू की। तो इल्तुतमिश ने एकता व्यवस्था लागू की। जिस तरह आप मुगल में पढ़ते हैं कि मनसबदारी व्यवस्था थी, उसी के एग्जैक्टली जो इक्वल व्यवस्था चलती थी दिल्ली सल्तनत में, उसका नाम था एकता व्यवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसने किस नाम के सिक्के चलवाए। तो उसने 2 सिक्के चलाए थे, एक जीतल था और दूसरा टका था। जीतल और टका 2 सिक्के चलाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रजिया सुल्तान कब शासिका बनी। तो देखिए 1236 में इल्तुतमिश मर गया था। इल्तुतमिश मर गया तो फिर रजिया सुल्तान को गद्दी पे बैठाया गया। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए कि जब इल्तुतमिश मरा था तो जो अमीर वर्ग थे उन्होंने गद्दी पे उसके बेटे को बैठा लिया था, या कह सकते हैं कि उसके बेटे को बैठा दिया था, जबकि इल्तुतमिश चाहता था कि उसकी गद्दी पे उसकी बेटी बैठे। और फिर इल्तुतमिश का जो बेटा था और रजिया के बीच में एक छोटा सा वॉर हुआ और रजिया ने उसे भगा दिया और फिर गद्दी प्राप्त की। तो रजिया 1236 से लेकर 1240 तक उसने शासन किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका जलालुद्दीन फिरोज खिलजी दिल्ली की गद्दी पर कब बैठा। तो देखिए 1290 में जो गुलाम वंश है वो ख़त्म हो जाता है और 1290 में जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी है उसने जो गुलाम वंश है उसका सबसे लास्ट शासक है क्यूमर्स नाम का एक बच्चा था, उसको मार के उसने गद्दी प्राप्त की। इसीलिए कभी कभी क्वेश्चन होता है कि बलि का बकरा किसे कहा जाता है। तो क्यूमर्स नामक जो बालक था उसी को बलि का बकरा कहा जाता है, क्योंकि लास्ट में उसी को मार के जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने दिल्ली की गद्दी को प्राप्त किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सुल्तान बनने से पहले जलालुद्दीन क्या था। तो देखिए जलालुद्दीन एक इक़्तिदार था। इक़्तिदार इन द सेंस जैसे मनसबदार में जो मनसब का मालिक होता था, ऐसे ही इक़्तिदार जो इक़्ता को देखभाल करता था। तो बुलंदशहर में इक़्ता व्यवस्था थी, वहीं का इक़्तिदार था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नवीन मुसलमान किसे कहा जाता था। तो फ्रेंड्स नवीन मुसलमान क्या हुआ था कि जब जलालुद्दीन खिलजी शासन कर रहा था उस समय मंगोलों की कुछ लोगों ने उस पर आक्रमण किया, तो उसने उन लोगों को हरा दिया। तो मंगोलों में कुछ लोग थे तो उन्होंने जलालुद्दीन खिलजी के सामने समर्पण कर दिया और दिल्ली में बसने का आग्रह किया। तो जलालुद्दीन खिलजी ने उन्हें एक जगह दी जिसे दिल्ली में मंगोलपुरी के नाम से कहा जाता है, क्योंकि वो मंगोल थे इसलिए उसका जगह का नाम पड़ गया मंगोलपुरी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसने जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर दिल्ली की गद्दी हासिल की। तो देखिए फिरोज खिलजी का एक दामाद था जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी, उसी ने उसको मार दिया 1296 में और गद्दी पे काबिज हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है जलालुद्दीन खिलजी के शासन में अलाउद्दीन क्या था। तो जब जलालुद्दीन खिलजी शासक कर रहा था उस समय अलाउद्दीन खिलजी कड़ा मानिकपुर जो इलाहाबाद के आसपास का एरिया पड़ता है वहाँ का सूबेदार था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। उसने देवगिरी पर कब आक्रमण किया। तो जब फिरोज खिलजी शासन कर रहा था दिल्ली में, तो बिना बताए हुए अलाउद्दीन खिलजी साउथ चला गया, साउथ की तरफ गया, उसने देवगिरी पर आक्रमण कर लिया। सिकंदर ए सानी की उपाधि किसने ग्रहण की थी। तो जब अलाउद्दीन गद्दी पर बैठा तो उससे एक सपना था कि वो पूरे भारत को जीतना चाहता था, इसीलिए उसने सिकंदर ए सानी की उपाधि धारण की थी। तो किसने धारण की थी सिकंदर ए सानी की उपाधि। अलाउद्दीन खिलजी ने। ये क्वेश्चन फ्रेंड्स हर एग्ज़ाम में आते हैं
वहीं से क्वेश्चन लिए गए हैं बाकायदा, बहुत अच्छे लेवल के क्वेश्चन है, तो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ से काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। इन क्वेश्चनों के बाद आप मिडिवल हिस्ट्री पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, आप इसी से रिवीजन कर सकते हैं। 10 बार देखेंगे तो आपको सारे क्वेश्चन रिवाइज हो जाएंगे। आप पढ़ेंगे तो बुक में यही सारे क्वेश्चन लिखे होंगे जिसे पॉइंट फॉर्म में यहाँ दिया गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अलाउद्दीन के समय किसने दिल्ली में विद्रोह किया था? तो दिल्ली में हाजियों थे। हाजी इन द सेंस जो होता है मस्जिदों में देखते हैं, जो कहते हैं मुल्ला जो होते हैं, उन्हीं को हाजियों कहा जाता है। इन्हीं ने विद्रोह किया था। ठीक है, ठीक है। कह रहा है हाजियों के विद्रोह को किसने ख़त्म किया? तो हमीदुन नाम का एक व्यक्ति था, हमीदुन नाम का एक व्यक्ति था, उसी ने ख़त्म किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं कि अलाउद्दीन ने कौन सा सिद्धांत चलाया? तो अलाउद्दीन ने देवी अधिकार का सिद्धांत चलाया। उसने कहा कि जो शासक है वो एक तरफ से जो अल्लाह है उसकी परछाई है, तो इसीलिए इसे दैवी अधिकार का नाम से जाना जाता है। ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी ने सेना में कौन सी प्रथा शुरू की? तो हुलिया रखने की प्रथा या हुलिया छापने की प्रथा शुरू की। फ्रेंड्स, ये क्या होता था हुलिया रखने की प्रथा? कि क्या होता था कि सैनिक लोग भर्ती हो जाते थे और वेतन लेते थे, और जब वॉर होती थी तो उनकी जगह कोई और आ जाता था। इसीलिए अलाउद्दीन ने क्या किया कि जो भी सैनिक उसके शासन में थे या उसके सेना में थे, उनका सबका बाकायदा एक हुलिया लिखवाता था कि जो सैनिक वेतन ले रहे हैं वही वॉर में आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेक्स्ट क्वेश्चन है 58। खिलजी वंश में घोड़ों को दागने की पद्धति किसने शुरू की? तो फ्रेंड्स, अलाउद्दीन खिलजी ने ही घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की। इसका भी एक रीज़न था फ्रेंड्स कि तुर्की से घोड़े आते थे जो अच्छी नस्ल के होते थे, जो वॉर में बहुत काम देते थे, तो वहाँ के जो इक़्तिदार थे वो उन घोड़ों को रख लेते थे, बेच देते थे वापस, और हिंदुस्तान के जो नस्ल के घोड़े थे उनका वॉर में यूज करते थे। इसीलिए अलाउद्दीन ने शुरू किया कौन सी प्रथा? जो घोड़ों की दागने की। घोड़ों को एक बाकायदा कहीं पे दाग दिया जाता था जिससे उनके निशान रहता था कि ये घोड़े तुर्की से खरीदे गए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है भू राजस्व व्यवस्था को अधिक प्रभावी बनाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी ने किसकी स्थापना की? तो दीवाने मुस्तखराज एक विभाग था, उसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अलाउद्दीन का प्रसिद्ध सेनापति कौन था जिसने दक्षिण भारत अभियान का नेतृत्व किया? तो देखिए, मलिक गाफूर नाम का एक हिजड़ा था। ये इसको 1000 दिनारी भी कहा जाता है। इसके अलाउद्दीन के भाई ने खरीद कर अलाउद्दीन को गिफ्ट किया था, और इसी ने दक्षिण भारत को लूटा कह सकते हैं या वहीं पे कब्जा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन का दरबारी कवि कौन था? तो अलाउद्दीन का दरबारी कवि अमीर खुसरो था। अमीर खुसरो बहुत विद्वान आदमी था कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अलाउद्दीन के बारे में कभी कभी क्वेश्चन आता है कि अलाउद्दीन के समय कितने विद्रोह हुए हैं? तो फ्रेंड्स, अलाउद्दीन के समय कोई विद्रोह तो नहीं हुआ है, लेकिन मंगोलों की जो आक्रमण किया है, मंगोलों ने सबसे ज़्यादा अलाउद्दीन के शासनकाल में किया था। लगभग 6 बार मंगोलों ने आक्रमण किया था अलाउद्दीन के शासनकाल में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सितार और तबले के आविष्कार का श्रेय किसे दिया जाता है? तो अमीर खुसरो ने तबले और सितार हो गया, तबला हो गया, इनका आविष्कार किसने किया था? अमीर खुसरो ने। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आता है। इब्न बतूता की पुस्तक रेहला में किस शासक की घटनाओं का वर्णन है? तो देखिए, रेहला जो पुस्तक है वो इब्न बतूता की है, और इब्न बतूता जो आया था भारत में वो मोहम्मद तुगलक के शासनकाल में आया था, तो उसके समय की सारी घटनाओं का वर्णन पुस्तक रेहला में है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अलाउद्दीन की मृत्यु के बाद दिल्ली का सुल्तान कौन बना? तो देखिए, अलाउद्दीन मरा तो उसके बाद उसका एक बेटा था कुतुबुद्दीन मुबारक। इसी ने शासन संभाले और इसने अपने आप को खलीफा घोषित कर दिया। जहाँ पहले के शासन लोग एक खलीफा होता था उससे सनद लेते थे कि हम शासन कर रहे हैं, इसने अपने आप को ही खलीफा घोषित कर दिया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 65। गयासुद्दीन तुगलक। अब देखिए, खिलजी वंश यहीं से ख़त्म हो जाता है। कुतुबुद्दीन मुबारक बाद के कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट बच नहीं जाता है, तो यहीं से जो खिलजी वंश है वो ख़त्म हो जाता है। अब आ जाता है तुगलक वंश। तो 1290 से लेकर 1320 का जो टाइम पीरियड है, ये कौन सा टाइम पीरियड है? ये खिलजी वंश का टाइम पीरियड है। एक बार क्रोनोलॉजी पकड़िए। 1206 से 1290 तक कुतुब वंश या कह सकते गुलाम वंश, 1290 से 1320 तक खिलजी वंश, अब 1320 से स्टार्ट होता है तुगलक वंश। अब तुगलक वंश में क्या है? गयासुद्दीन तुगलक 1200 या 1320 से 1325 तक शासन रहा है। गयासुद्दीन तुगलक का मूल नाम जो था वो गाजी मलिक था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, किस शासक ने कृषि उत्पादन में वृद्धि की ओर सबसे पहले ध्यान दिया? तो देखिए गियासुद्दीन तुगलक था ना, वो कृषि के लेकर बहुत ज़्यादा चिंतित था। उसने इसके लिए कई सारे नहर बनाए। कहा जाता है कि इसने लगभग 30+ नहरें बनाई अपने शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गियासुद्दीन तुगलक ने किस नगर की स्थापना की? तो तुगलकाबाद नामक नगर की स्थापना गियासुद्दीन तुगलक ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गियासुद्दीन तुगलक के चिश्ती संप्रदाय के संत से अच्छे संबंध नहीं थे। जो एक देखिए चिश्ती संप्रदाय है, उसका एक संत हुआ करते थे निजामुद्दीन औलिया, उनका गियासुद्दीन तुगलक से बहुत अच्छे संबंध नहीं थे। जब गियासुद्दीन तुगलक गद्दी पर बैठा तो निजामुद्दीन औलिया ने तुगलक से कहा कि हुजूरे दिल्ली दूरे अस्ती, मतलब दिल्ली जो है आपके शासन में, आपको कंट्रोल करने में भी बहुत दूर है। ये वाक्य कह सकते हैं गियासुद्दीन तुगलक को एक तरह से चिढ़ाने के लिए निजामुद्दीन औलिया ने यूज़ किया था। चलिए नेक्स्ट को जानते हैं, मोहम्मद बिन तुगलक को और किस नाम से जाना जाता है? तो मोहम्मद बिन तुगलक को जूना खां के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के सुल्तानों में ऐसा कौन सा था जिसने योग्यता के आधार पर पद देना प्रारंभ किया? तो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक था। ये कहा जाता है कि सबसे पढ़ा लिखा दिल्ली सुल्तानों में जो सुल्तान था वो मोहम्मद बिन तुगलक था। और ये जब गद्दी पर बैठा तो इसने जो पद देना शुरू किया वो योग्यता के आधार पर दिया, ना कि किसी वंश के आधार पर। सबसे पढ़ा लिखा आदमी था, इसे लोग कभी कभी पागल भी कहते थे। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये क्वेश्चन थे 25 के आगे जो 70 तक क्वेश्चन थे, इनकी सीरीज़ थी। आई होप ये सीरीज़ आपको पसंद आई होगी। और अगर आपको नहीं यकीन है तो आप किसी बुक से पढ़ेंगे तो यही सारे पॉइंट मिलेंगे। जो रेलेवेंट पॉइंट है आपको इससे MCQ के बेस पे दे दिया गया है। आप चाहें तो इसको 1-2 बार रिवीजन कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन मिडिवल हिस्ट्री के इससे निकल आएंगे, ये गारंटी के साथ कह रहे हैं। आप चाहें तो एक बार देख सकते हैं, अपने पास जो भी बुक हो वो देख सकते हैं। यही क्वेश्चन आपको बार बार वहाँ मिलेंगे। फ्रेंड्स ये कैसा लगा इन वीडियो? अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।